नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला फिर से चर्चाओं में है, जिसको लेकर हर तरफ सीबीआई जांच की मांग चल रही है। इसी बीच पूरे मामले पर राज्य सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का परिवर्तित कर दिया है और अब नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब पौड़ी रख दिया गया है। तो वहीं इस मामले में सीएम धामी के निर्देश के बाद शासन ने शासनादेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि साल जनवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी अंकिता के माता पिता से मुलाकात की थी। उन्होंने साथ ही उनकी मंशा को जाना था। साथ ही इस मुलाकात के दौरान सीएम ने अंकिता के माता पिता को इस बात का भी भरोसा जताया है कि वो जो मांग कर रहे हैं, उनकी मांग के आधार पर राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिनव पहल यंग लीडर्स डायलॉग की सराहना की है। भारत मंडपम नई दिल्ली में 9 से 12 जनवरी तक आयोजित हुए इस खास कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए चयनित युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है, यह पहल देश के युवाओं को नेतृत्व में नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच प्रदान करती है। देहरादून के वन मुख्यालय स्थित मंथन सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले में चल रही सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं शहर और गांव दोनों जगह चल रही है। साथ ही बताया कि जनप्रतिनिधियों से विकास से जुड़े सुझाव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष सिर्फ 3 महीने बचे हैं, इसीलिए सभी विभाग अपने अपने काम तय समय पर पूरा करें। सीएम धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक में काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। क्रियान्वित करता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की योजनाएं जो जिला प्लान के तहत होती हैं, राज्य सेक्टर की योजनाएं जो राज्य सरकार की स्वीकृतियों से होती हैं और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, तीनों ही स्कीम में क्योंकि आम आदमी जुड़ा होता है इन योजनाओं से और सरकार का पैसा लेफ्ट ना हो जाए, प्रॉपर टाइम पे इसका उपयोग हो जाए, उसको लेकर के लगातार समीक्षा बैठक होती है। ये मुख्यमंत्री जी ने भी आज बैठक दी है, समीक्षा बैठक, जिसमें कुल मिला के प्रगति संतोषजनक है। जैसे जिला योजना में 72% है, राज्य सेक्टर की योजनाओं में 73% है और भारत जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 91% की प्रगति अभी तक मिली है जनवरी तक। तो अभी 3 महीने का समय बाकी है, मुझे लगता है ये पूरा सदुपयोग हो जाएगा। देखिए, देहरादून हमारा राजधानी क्षेत्र है और राजधानी क्षेत्र में अनेक योजनाएं आज चल रही हैं, राज्य सरकार की भी और भारत सरकार की भी, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। उन कार्यक्रमों को और जन स्पर्शी बनाया जाए और जन कल्याण केंद्रित बनाया जाए, उसको लेकर और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी जो लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं, उन सबके महत्वपूर्ण सुझाव भी यहाँ आए। अपने अपने क्षेत्रों की बात उन्होंने करी है, जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं। ये तय हुआ कि वर्ष 2026 के महीने के लगभग पहले ही सप्ताह में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में 30 रिटायर्ड कर्मचारियों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहे। गणेश गोदियाल ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों से जुड़ने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और जनता अब खुलकर कांग्रेस के समर्थन में सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल के करीब देश पे राज किया है। कांग्रेस पार्टी को सत्ता चलाने का पूरा अनुभव है। कांग्रेस पार्टी गरीब की आवाज है।
और जो कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए अपने कार्यकाल में उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने क्या किया है, किस तरीके से देश को संगठन को मजबूत किया जाए। हमारी जो है क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी अब दोबारा जब 2007 में आएगी उसी के लिए हम लोगों की सबकी तैयारी है। हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जल विभाग से हैं, विद्युत विभाग से हैं, ऑर्गेनाइज फैक्ट्री से हैं, भारतीय स्टेट बैंक से हैं, अन्य बैंकों से हैं, और जो विभिन्न पदों पर लोगों ने काम किया है, ये ज्वाइन किया है, तो अभी हम इस विषय में तो विचार करके बता सकते हैं ना। जुड़ रहे हैं ना, यही नहीं जुड़ रहे, देहरादून में नहीं जुड़ रहे, जगह जगह पूरे हमारे जितने भी जिले हैं सब में जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं प्रीतम सिंह आर्या, पूर्व मिनिस्टर दिल्ली हूँ, और जो है भारतीय स्टेट बैंक में देखिए मैं बताऊं, मेरे स्वयं के फादर उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस के, वो क्या अब नहीं है इस दुनिया में, तो हम लोग शुरू से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हमको पता है, मैं अभी रिटायर हुआ 40-42 साल की सेवा के बाद, मुझे पता है कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए। कांग्रेस किस प्रकार देश को मजबूत कर सकती है। कांग्रेस के टाइम में कितना कुछ देश में जो है क्या कहते प्रगति हुई है। ये भी 11 साल में बैठे ने पूरे देश का नाश कर दिया भाजपा ने। सरकारी सेवा से निवृत्त हुए पूर्व अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, ये बड़ी खुशी की बात है। और आम लोग अब खुलकर सामने आने लगे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र की सत्ता में और राज्य की सत्ता में निरंकुश सत्ता बैठी हुई है, उसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। दिवंगत अंकिता भंडारी के माता पिता ने हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार लगातार अंकिता को न्याय दिलाने का काम कर रही है, लेकिन कुछ लोगों ने अंकिता की आत्मा का भी अपमान करने का काम किया है। ऐसे लोगों को आम जनता से माफी मांगनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी एसआईटी जांच कर रही है, और हम अन्य भी जो कानूनी जरूरी चीजें हैं उस पर हम पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं, और विमर्श करने के बाद उस पर हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। हाँ, यह है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है, राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है, तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार लोग हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार, जीवन दर्शन और धार्मिक सामाजिक मूल्यों पर बेहतरीन रील बनाकर आप भी नगद इनाम राशि जीत सकते हैं। विजेता प्रतिभागियों को 12 जनवरी को युवा दिवस के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 12 जनवरी को आयोजित होने वाली युवा दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन से प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए इस साल यह नई पहल की गई है। देखिए, हम लोग 12 जनवरी को पूरे देश भर में और उत्तराखंड अपने प्रदेश में युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करता आया है। अब की बार वर्ष 2026 में हम लोगों ने एक नवीनतम प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से हम ऐसे यूथ को आमंत्रित कर रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पर बेहतरीन जानकारियां, बेहतरीन उनके बारे में वक्तव्य, बेहतरीन उनके जीवन का जो उल्लेख करेंगे, जो लगभग 90 सेकंड की जो रील होगी उसे विभागीय वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में हल्द्वानी में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। विधायक सुमित हृदयेश ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट में नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर भारत सरकार के कटुनीति कदम उठाने की मांग की है। सरकार चुप्पी साध के क्यों बैठी है, जबकि 1971 में जब आजादी मिली थी बांग्लादेश को, तो तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री बांग्लादेश के जो थे शेख मुजीबुर रहमान और भारत की सरकार में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि कभी भी हिंदुओं पे अगर कोई शोषण होगा तो भारत को अधिकार की हस्तक्षेप करे। आज हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वहां पे जो हिंदुओं पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय
जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें तो आवाज उठाए। जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों की लगातार निरंतर हत्या होती जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है, हम लोग आज भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार हमारे जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं उनकी रक्षा करना सुनिश्चित करे, और अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे कि हमारे लगता है कि बांग्लादेश अगर अपनी मनमानी से, अपनी हठधर्मिता से नहीं मान रहा है, तो कहीं न कहीं पर जिस तरीके से हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश से जो टुकड़े किए थे, उसी तरीके से एक और ऐसा मौका इस सरकार को करना चाहिए और निश्चित रूप से एक करारा सबक जो है एक बांग्लादेश को सिखाना चाहिए। यही हम लोगों की मांग है। ऋषिकेश के विस्थापित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत के बाद भी संबंधित विभाग कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। कार्रवाई नहीं होने से परेशान शिकायतकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है। विस्थापित कॉलोनी ऋषिकेश निवासी अंकुर दत्त शर्मा ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि विस्थापित क्षेत्र में बाहर के कुछ बिल्डर कमर्शियल इमारत का निर्माण कर रहे हैं। आरोप लगाया है कि इमारत के निर्माण में तमाम विभागों के एनओसी नहीं ली गई है और एमडीडीए से नक्शा भी पास नहीं कराया गया है। इस संबंध में जब संबंधित विभागों से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई है तो उन्होंने आधा अधूरी सूचना उपलब्ध कराई। या वो भी मिले जुले हैं। ऋषिकेश विस्थापित क्षेत्र में लगभग 3 बिल्डिंग निर्मित हैं, जिनके नाम है वीरभद्र अपार्टमेंट, 298 द गंगेश और 85 द गंगेश। तीनों ने मानकों का उल्लंघन करके ये बिल्डिंगें बनाई हैं। 9 में किसी विभाग से एनओसी ली गई है, ना एमडीडीए का नक्शा पास है, और 85 द गंगेश जो बिल्डिंग है वो तो बल्कि सीवर लाइन के ऊपर निर्माणाधीन है, जिसकी आज तक विभाग भी मुझे सूचना नहीं दे रहा है। केवल आप इन्हीं विभागों की जानकारी मांग रहे हैं या इन्हीं बिल्डिंगों की जानकारी मांग रहे हैं, अन्य भी जिस तरीके आपने बताया अन्य भी जानकारी मांग रहे हैं, सभी पे आपको कार्रवाई चाहिए या इन्हीं बिल्डिंगों पे चाहिए? नहीं, मुझे सभी पे कार्रवाई चाहिए। बाकी सभी पे मैंने सूचना का अधिकार मांगा हुआ है। जैसी जवाब मुझे मिल जाते हैं वो मैं सबको व्यक्तिगत रूप से दे दूंगा। देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र में चोरों ने विद्युत विभाग के उप संस्थान से 300 मीटर बिजली के केबल और अन्य उपकरण की चोरी की है। तो वहीं इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी की और कार में सवार भाग रहे चोरों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने चोरों को अवर अभियंता ऋषिराम छेत्री की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पहली बार कुमाऊं गढ़वाल और जौनसार के कलाकारों ने एक साथ मिलकर काम किया है। दरअसल देहरादून में लॉन्च हुई गीत पुरानी प्रीत दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की जा रही है और इस गीत को जंसौर के प्रसिद्ध लेखक श्याम सिंह चौहान ने लिखा है, जबकि स्वर नरेंद्र सिंह नेगी और प्रतीक्षा बमराणा के लिए दिए गए हैं, जिसमें अभिनव चौहान और श्वेता मेहरा ने कमाल का अभिनय किया है। पूर्व पार्टी विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर के अंकिता भंडारी हत्याकांड पर वायरल ऑडियो वीडियो से प्रदेश में राजनीतिक भूचाल मच गया। वहीं इस वीडियो के बाद उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उर्मिला सनावर सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस लगातार उर्मिला सनावर को ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस नाकाम रही। आपको बता दें कि जहां एक और पुलिस और प्रशासन उर्मिला को ढूंढने में नाकाम रही, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता डीएस रावत ने उर्मिला सनावर को ढूंढ निकाला। आ जाऊं? चलो आ रहा हूं। ये असल में हुआ ऐसा कि वहां पे कोई उसके जानने वाले थे जो हमारे संपर्क में थे, ठीक है, तो हम गए। अब उन्होंने हमें बताया, हमने फिर उससे बातचीत की, फिर वो किसी तरह से आने को तैयार हो गए। अब रहा दूसरा क्वेश्चन आपका कि त्रिवेंद्र रावत से मैं क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर,
आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार। देश में एक बार फिर पहाड़ों को लेकर बहस तेज हो गई है। नाम है अरावली पहाड़ियां। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उत्तर भारत की सांस है। अरावली पहाड़ियां गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई हैं। माउंट आबू भी इसी अरावली का हिस्सा है। ये पहाड़ रेगिस्तान को फैलने से रोकते हैं, ग्राउंड वाटर को बचाते हैं, हवा को साफ रखते हैं, लेकिन अब ये पहाड़ खतरे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इस फैसले के बाद कई लोग डर जाते हैं कि माइनिंग को खुली छूट मिल सकती है, यानी पहाड़ कटेंगे, खनन बढ़ेगा और नुकसान सिर्फ अरावली का नहीं होगा। इससे पहले भी देश ने ऐसा नुकसान देखा है। ओडिशा की नियमगिरी पहाड़ियां, जहां खनन की वजह से आदिवासी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा था, या फिर पश्चिमी घाट, जहां अंधाधुंध निर्माण और माइनिंग ने पर्यावरण संतुलन बिगाड़ दिया था। अब वही खतरा अरावली पर मंडरा रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन यानी इलीगल माइनिंग पहले से ही एक बहुत बड़ी समस्या है। हरियाणा और राजस्थान में कई जगह पहाड़ों को खोखला किया जा चुका है। कहीं पहाड़ गायब हो गए तो कहीं हरी जमीन रेत में बदल गई। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और बढ़ेगा, भूजल और नीचे जाएगा, गर्मी और ज्यादा पड़ेगी, यानी इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर होगा। सवाल यह है, क्या विकास के नाम पर प्रकृति की बलि दी जाएगी? क्या माइनिंग इतनी जरूरी है कि पहाड़ ही खत्म कर दिए जाएं? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानून के दायरे में काम होना चाहिए, लेकिन डर यह है कि कानून की आड़ में गलत फायदा ना उठाया जाए, क्योंकि जब एक बार पहाड़ कट गया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। आज अरावली है, कल नियमगिरी, परसों पश्चिमी घाट। अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरों में पहाड़ देखेगी। ये मुद्दा सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, ये भविष्य का सवाल है। सरकार को भी सोचना होगा, सिस्टम को भी जागना होगा और समाज को भी समझना होगा। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, क्योंकि जब पहाड़ बचेंगे तभी इंसान बचेगा। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रायल सहित जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी के 112 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर द्वारा जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए कि जिन भवनों का आवासीय नक्शा पास हो रहा है इसका दुरुपयोग ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों द्वारा जिले में खरीदी की गई जमीनों पर बना रहे आवासीय और कमर्शियल स्ट्रक्चर की लगातार मॉनिटरिंग होती है। साथ ही दर्जनों की संख्या में बोर्ड द्वारा नैनीताल और भीमताल क्षेत्र में आवासीय भवनों का मानचित्र स्वीकृत किया गया। देखिए, बोर्ड में 2-3 तरह की चीजें आती हैं। एक तो वो है कि जहां पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो, एक तो वो मैटर्स थे। भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहां पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज हो रहा था। तो लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ताकि मोटे तौर पे पता रहे कि वहां पे क्या पास हो रहा है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम इस मामले की गंभीरता से जांच करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री धामी से सवाल पूछा कि क्या अंकिता आपकी बेटी नहीं थी? क्या राज्य सरकार के किसी मंत्री की बेटी नहीं थी? क्या वह उत्तराखंड की बेटी नहीं थी? आखिरकार धामी जी क्यों उत्तराखंड के जनमानस की बात नहीं मान रहे हैं? उत्तराखंड वासियों की मांग है कि इस केस की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो। आखिर क्यों सरकार जांच से पीछे हट रही है? चाहेंगे तो उस तरह से जो है वो जांच की जाएगी। मैं धामी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अंकिता आपकी बेटी नहीं है? क्या इस राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उनकी बेटी नहीं है? क्या भाजपा के लोग कह सकते हैं कि अंकिता हमारी बेटी नहीं है? और यदि उत्तराखंड की बेटी है अंकिता, तो पूरा उत्तराखंड कह रहा है कि सीबीआई जांच, सीबीआई और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच करे, तो फिर धामी जी आप केवल राजनीतिक कारणों से क्यों चीजों को विलंबित कर रहे हैं? सीधे आदेश करो। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी मनरेगा को बचाने के लिए बड़े बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है, जिसके चलते 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर धरना दिया जाएगा और 31 जनवरी से 6 फरवरी तक मनरेगा बचाओ धरना रखा जाएगा। साथ ही 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच विधानसभा घेराव किया जाएगा, जिसकी तिथि के बाद में तय की जाएगी, जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मनरेगा को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष और एलओपी लोकसभा महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो है अंकिता का मुद्दा। अंकिता भंडारी का मुद्दा, न केवल एक अंकिता, अनेकों अंकिता और कितनी अंकिता पूरे प्रदेश में। देखो, कई बार एक नाम सिंबल बन जाता है। अंकिता भंडारी के नाम से आज सारे देश में, दुनिया में उत्तराखंड का नाम गलत तरह से सुर्खियों में आया। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व सैनिक ने काले वस्त्र पहनकर मौन मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के साथ साथ मातृशक्ति भी शामिल रही। पूर्व सैनिकों ने बिना नारेबाजी और शांति के पूर्ण तरीके से न्याय की मांग रखी। मौन मार्च को लेकर ब्रिगेडियर सर्वेश दत्त पहाड़ी डंगवाल ने कहा कि यह मार्च किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि अंकिता भंडारी के परिवार के प्रति संवेदना और न्याय की संभावना को लेकर आयोजित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक एक मर्यादित और अनुशासित संगठन है, इसलिए मौन रहकर अपनी पीड़ा और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जैसे विदित है, आप लोग देख ही रहे हैं बैनर्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। हम अंकिता को अपने परिवार का हिस्सा मांगते हैं और हमारी जो है वो अंकिता के प्रति जो है वो समान वेदना है, एम्पैथी है। हम उसके दर्द को महसूस करते हैं, उसकी माँ के दर्द को महसूस करते हैं, परिवार के दर्द को महसूस करते हैं। हम मात्र जो है वो सरकार से जो है इसके बारे में जवाबदारी मांग नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं भी अन्याय होता है तो वो किसी भी जगह जो है वो न्याय के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा कुठारघात जो है होता है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत इंडो नेपाल सीमा से लगे शाहिद हरि किशन शिक्षण संस्थान अशोक फार्म के परिसर में एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी सहित स्थानीय प्रशासन की टीम ने सभी स्टॉलों का भ्रमण कर निरीक्षण किया तथा उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिविर में 1538 लोगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में कुल 82 फरियादियों ने अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई, जिसमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। हमारे प्रोग्राम को समस्या को लेकर आए थे
आज लगभग हमारे पास 90 कंप्लेंट्स आई है जो ऑलमोस्ट 40 to 50 कंप्लेंट्स कर दिया गया है, जिसमें आपने देखा गया कि जॉब कार्ड्स भी बनाए गए, हमारे द्वारा पेंशन की प्रपत्र का फॉर्म भी भरा गया, आधार कार्ड अपडेट किए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आज एक कहावत चरितार्थ हो रही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देर से ही सही 4 साल बाद जो है कि सरकार जन जन के द्वार पहुंच तो रही है 4 साल का कार्यकाल पूरे करने के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर सीडीओ साहब आए और काफी समस्याओं का निस्तारण हुआ, लेकिन ये समाधान नहीं है। मैंने सीडीओ साहब से भी कहा, भी समाधान ये है कि जो लोग आपकी उपस्थिति में यहाँ निस्तारण के लिए आ रहे हैं, उनकी समस्याएं विभाग वहीं क्यों नहीं निस्तारण कर रहा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो